soon as people are concerned enough to allow them to do whatever they want. I also found the quarter two wage and salary income, it
Okay, Nikta is here, Areen is here, Himanshu, Shika, fine. Deepti, Dhruvi, Khushi. He's not here. Fine, fine, fine. All have joined for economics. भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइमिंग्स का, मैं आप लोगों से पूछ के डिसाइड करता हूँ। आप डाल दीजिए, जैसा सब एग्री करेंगे आई कैन हैव दैट टाइम, ठीक है? तो आई जस्ट डोंट माइंड, जस्ट पुट इट देयर इन द ग्रुप, दैट्स इट। फिर जो भी होगा अपन डिसाइड करके कर सकते हैं, ठीक है? दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो कोई इशू नहीं है। एनीवे, ओके ना, आई जस्ट कंप्लीट, वो मैंने क्लास गलती से जो है वो शट कर दी थी, मैं फैन ऑन कर रहा था और वो बंद हो गई। तो मैं एक बात कह रहा था अकाउंट्स में उन बच्चों को, तो मैं पॉइंट कंप्लीट कर देता हूँ, फिर हम इकोनॉमिक्स में कंटिन्यू करते हैं। तो मैं उसको इशिका और हिमांशु जो मैं डिस्कस कर रहा था, आई जस्ट सम अप दैट। तो मैं उसी को सम अप करता हूँ एक बार। मैंने आपसे कहा था, जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे, ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपको क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना है। But closing stock can be written in two cases. Number one, when adjusted purchase is given. Question में अगर adjusted purchase दिया हो तो लिख सकते हैं। Number two, cost of goods sold दिया हो तब लिख सकते हैं। Cost of goods sold दिया हो तो हम लिख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है? तो adjusted purchase दिया हो या cost of goods sold दिया हो तो हम closing stock को ट्रायल बैलेंस में लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं, लिखना है, ठीक है? लेकिन cost of goods sold दिया हो, when COGS is given, few things are not written, कुछ चीजें हम नहीं लिखते। क्या क्या नहीं लिखते? ओपनिंग स्टॉक हम नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हिस्सा है। हम परचेजेस लिखते ही नहीं है, पूरी परचेज गायब कर देंगे। थर्ड, इवन हम परचेज रिटर्न्स को भी नहीं लिखेंगे, परचेज रिटर्न्स एक साथ आएंगे। फोर्थ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं लिखे जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, ये हम नहीं लिखते। तो ये चीजें आपको ट्रायल बैलेंस बनाते में ध्यान रखनी है। अभी आप बनाइए, कुछ गलतियां होंगी वो हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बस इसमें डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? किसका? क्लोजिंग क्या चीज? स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट होता है, एसेट होती है ना। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि वो हमें एसेट होती है हमारी, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक तभी लिखना है जब एडजस्टेड परचेज दिया हो क्वेश्चन में या सीओजीएस दिया हो। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखें, अगर सीओजीएस दिया है तो कुछ चीजें हमें नहीं लिखनी है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें नहीं लिखना। एनी अदर क्वेरी रिलेटिंग टू दिस? नो। अब मैं आ रहा हूँ इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो हमने लास्ट टाइम कल डिस्कस कर रहे थे। मैं उसी पॉइंट को खत्म करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक बार क्लास में डिस्कशन किया था अपना कलेक्शन ऑफ डाटा का, ओके। हमने लास्ट टाइम एक बार डिस्कशन किया था कलेक्शन ऑफ डाटा का। डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, सोर्सेस क्या है? डाटा कलेक्शन के दो सोर्सेस होते हैं, है ना? देयर आर टू सोर्सेस,
वन इज प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का मतलब है हम अपना डाटा खुद कलेक्ट कर रहे हैं, नया हम अपना डाटा खुद कलेक्ट करें, प्राइमरी सोर्स। तो वी हैव टू राइट फॉर प्राइमरी। तो दूसरा है हमारा सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स माने हम अपना ही डाटा कलेक्ट करें, डायरेक्ट फील्ड से कलेक्ट करें। सेकेंडरी माने हमने कहीं से ले लिया, कहां से ले लिया, किसी वेबसाइट से लिया, किसी मैगजीन से लिया, न्यूज़पेपर से लिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिया, ठीक है, वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। तो ये दो सोर्सेज हैं डाटा कलेक्शन के। फिर हमने क्या डिस्कशन किया था अपना, वी हैड अ डिस्कशन ऑन हाउ डू वी कलेक्ट, हम डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, डाटा हमें कैसे कलेक्ट करना है। डाटा हमें कलेक्ट करना है, इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है डाटा कलेक्ट करने का कि हम क्वेश्चनर बनाएं और भेज दें और लोगों से भरवा लें। दूसरा है हम सामने वाले से इंटरव्यू ले लें और अपने पास शीट रख के उसको हम भरते चले जाएं, उनसे पूछते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, तो वो इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। हम ही लिख रहे हैं, हम ही पूछ रहे हैं, हम ही लिख रहे हैं, सामने वाले से पूछ रहे हैं, हम लिख रहे हैं। क्वेश्चनर में हमने भेज दिया और वो भर के हमें भेज रहा है। तो ये हमने कोई ईमेल से भेज दिया या हमने कोई हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भेज दी। जैसे आप लोग स्कूलों में क्या करते हैं, जब सर्वे वगैरह करते हैं, अभी तो आप 11th में आए हैं, अब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे इकोनॉमिक्स के इस साल, तब आप करेंगे, आपको डाटा कलेक्ट करना रहेगा, तो आप उसके लिए वो प्रोजेक्ट में लगाने भी पड़ते हैं। तो आप हार्ड कॉपी प्रिंट निकालते हैं, वो सामने वाले को कोई फ्रेंड है, आपने उसको दे दिया भाई भर दे, तो मैं तेरा भर दूंगा, तुम मेरा भर दे, समथिंग लाइक दैट। तो आप अपना फॉर्म उससे भरवाते हैं, आप उसका फॉर्म भरते हैं। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन आयर इज। लेकिन आप पूछ रहे हैं, सामने वाले से पूछ के आप खुद लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू शेड्यूल या इंटरव्यू शेड्यूल, वॉट एवर यू वुड लाइक टू प्रोनाउंस इट। ठीक है, ये हमारा वो होता है तरीका। जब हम एक क्वेश्चनर बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ ध्यान रखनी है कुछ बातों का, कि हमारे क्वेश्चन सही हो, लैंग्वेज उसकी प्रॉपर हो, है ना, एम्बिगुअस नहीं हो, बहुत कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं हो। तो ये पुअर क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में से दिया है। फिर हमने मोड ऑफ कलेक्शन डाटा की बात की थी। मोड ऑफ कलेक्शन माने पर्सनली इंटरव्यू, पर्सनली मिल के ये फॉर्म भरा जा सकता है या भरवाया जा सकता है, जो भी चीजें, ये पर्सनल इंटरव्यू हो गया। दूसरा, फॉर्म हम मिलने की बजाय हमने मेल से भेज दिया, मेल से भरवा लिया, वो भी हो सकता है। तीसरी जो चीज हो सकती है, हम टेलीफोन पे पूछते जा रहे हैं, टेलीफोन पे पूछ पूछ के हम मेल भर रहे हैं, आजकल तो मोबाइल से हो रहा है सारा काम। तो ये कुछ हमारा डाटा कलेक्शन के मेथड्स है। हम कैसे मोड, हमारे पास किस मोड से हम पर्सनल इंटरव्यू ले लें, टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लें, हम मेल से भेज दें, तो समथिंग लाइक दैट, ये हो गया। नेक्स्ट चीज क्या होती है कि एक बार जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने से पहले हम जब क्वेश्चनर बनाते हैं या हमने कोई ऐसा इंटरव्यू फॉर्म बनाया, उसको हम चेक करते हैं, उसको कहते हैं पायलट सर्वे। पायलट सर्वे का मतलब होता है कि हम पहले, मान लो मुझे 1000 लोगों से भरवाना है, तो 1000 को भेजने से पहले मैं कोई गिने चुने 20 या 25 लोगों को भेज रहा हूँ या 50 लोगों को भेज रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ जरा आप भर के मुझे भेज दीजिए। तो वो कहेंगे यार ये बात समझ में नहीं आ रही, आप क्या पूछना चाह रहे हो, ये लैंग्वेज क्लियर नहीं है, या हमने कुछ पूछा है वो लिख कुछ और रहे हैं। तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारे फॉर्म में गलतियां क्या है। गलतियां कहाँ है और हमें उसको कहाँ इंप्रूव करना है, इसको प्री टेस्टिंग भी कहा गया। तो इसको कहते हैं पायलट सर्वे। तो कोई क्वेश्चनर हजारों लोगों को भेजने से पहले आप उसको पायलट सर्वे कर लो, टेस्ट कर लो और उस पर फीडबैक ले लो लोगों से और उसके हिसाब से करेक्शंस कर लो, तब भेजो 1000 लोगों को। उससे क्या होगा, गलतियां नहीं आएंगी ज्यादा। दिस इज कॉल्ड पायलट सर्वे। ये हमारा पायलट सर्वे था। इससे क्या होता है, हमारा काम खराब भी नहीं होता और हमको मालूम भी पड़ जाता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं। फिर यहाँ पे बात की गई, उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू, मेल इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताया। पर्सनल में आप लोगों के पास जा जा के डेटा कलेक्ट करोगे तो आप वो डेटा दे ही देंगे, मना नहीं करेंगे। मेल भेजोगे सस्ता पड़ता है लेकिन इसके अंदर रिस्पॉन्सेस कम आते हैं, और जो अनपढ़ आदमी हो तो बता ही नहीं पाएगा आपको, वो भरेगा तो है ही नहीं, आपको खुद ही, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू भरना पड़ेगा। टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी खर्चा थोड़ा सा कम आता है, बट यहाँ पे भी हम जो है, आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन से रिएक्शन नहीं जान सकते।
पर्सनल इंटरव्यू में तो क्या होता है, आप बात कर रहे हैं तो बात करते करते कई सारी बात आ सकती है, या आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी कई चीजें समझ सकते हो सकता है कुछ ऐसा इंटरव्यू हो जिसके अंदर आपके लिए फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन सब केसेस के अंदर आप पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं एंड यू डोंट गो फॉर टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो ये उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किए थे। दूसरी चीज हमने क्या बात की थी, ये मुझे लग रहा है कि हम बात कर चुके हैं, मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये हमने कर चुके हैं कि हमने नहीं किया है, मुझे यहाँ तक ध्यान आ रहा किया था, इसलिए मैं थोड़ा चल रहा हूँ। बताएं मुझे, ये मुझे डिटेल में कवर करना है कि मैंने कर लिया था। आप लोगों को किसी को ध्यान ही नहीं है क्या? सर ये करना है। सर सेंसस और सर्वे नहीं हुआ होगा। हाँ, सेंसस और सैंपल नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके पहले मेथड्स मोड्स तो शायद हमने डिस्कस किया था टेलीफोनिक इंटरव्यू में। नहीं डिस्कस किया। सर किया था हम लोग जब सर कर लिया था। हाँ वही मुझे याद आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं सेंसस और सैंपल की। इसका भी मैंने एग्जांपल दिया था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, आपने बोल ही दिया है। सेंसस में क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको बोला था, एग्जांपल दिया था सेरो का, और सीरो क्या जो भी अभी दिल्ली में सर्वे हुआ था उसका भी एग्जांपल दिया था, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है। आपको पूरे इंदौर सिटी का एक सर्वे करना है। आप पूरे इंदौर सिटी के अंदर हर एक घर के अंदर जा जाकर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसस। हर एक से देखा जा रहा है, लेकिन इंदौर सिटी को, पूरे सिटी को हमने कुछ पार्ट्स में बांट दिया। अब ये पार्ट्स में हम कैसे बांटते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम ज्योग्राफिकली बांट सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हम इनकम लेवल पे भी बांट सकते हैं। हम ज्योग्राफी की भी हमने बांटा, फिर हमने इनकम लेवल पे भी बांटा। अब जैसे जो अभी फिर एक सेकेंड सेरो सर्वे हुआ दिल्ली में, उसका आप वो उसका जो इंटरव्यू था मैंने सुना, वो कैसे किया उन्होंने बताया कि हमने पूरी दिल्ली को उन्होंने पार्ट्स में बांट दिया। मुझे याद नहीं कितने, आई थिंक उनके विधानसभा क्षेत्र होते हैं उसके हिसाब से बांटा। उन्होंने पूरी दिल्ली को पार्ट्स में बांट दिया। सपोज हम ले लेते हैं, है ना, थोड़े से लेटेस्ट दिस, ये कुछ ऐसे इन्होंने इतने पार्ट्स कर लिए। अब हर पार्ट्स के अंदर वो इनकम लेवल के हिसाब से भी लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, और एज लेवल के हिसाब से भी डिवाइड कर रहे हैं, और फिर हर पार्ट में से हर एज के, हर इनकम लेवल के लोगों का सैंपल लिया उन्होंने, कोरोना टेस्ट किया, मतलब इम्यूनिटी टेस्ट किया। ऐसे ही यहाँ इस पार्ट के भी हर एज ग्रुप के, हर इनकम लेवल के लोगों का लिया। अब उसका कैटेगरी बताया, उन्होंने देखा कि इतने पार्ट्स हैं तो उनको नंबर डिसाइड किया। अभी उन्होंने शायद लास्ट टाइम 21,000 किया था, इस बार 15-16,000 किया। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें 16,000, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो इनकम ग्रुप है उसमें से हम ऐसा करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ना, ये 200 लोग हर एज ग्रुप के ले लेते हैं, और इनकम के हिसाब से भी अगर हम बांटे तो 200 में से हाई इनकम ले लिया इतना इतना, 150 अपने हाई इनकम ले लिया, 50-50 लोगों को अलग अलग इनकम लेवल के हिसाब से हर एज ग्रुप में ले लिया। तो इस ढंग से नंबर उन्होंने निकाला कि सपोज हमें 16,000 सैंपल लेने, तो दिल्ली की, पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ है, 1,80,00,000 के आसपास या 2 करोड़ के आसपास। तो सब, दे हैव नॉट गॉन टू ईच एंड एवरी फैमिली, 2 करोड़ के पास सबके पास एक के पास नहीं गए। उसमें से उन्होंने 16,000 के सैंपल लिए, उसके फिर उनका टेस्ट किया। तो दिस, अगर एक के पास जाते तो वो हो जाता सेंसस, लेकिन अगर वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव, कुछ ग्रुप निकाल के उसके पास जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सैंपल। तो डाटा कलेक्ट तो किया जा रहा है, डाटा कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, चाहे सेंसस से चाहे सैंपल से, लेकिन वो कैसे, तो मैं जो बात कह रहा हूँ उसको आप समझे, उस चीज को मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर कोई सैंपल लेना है तो आपने उस पूरी पॉपुलेशन को डिसाइड कर लिया कि सबसे लेना है कि कुछ लोगों से लेना है। सबसे नहीं लेना है, कुछ से लेना है, तो आपने उसके कुछ सेक्शन बना दिए, कुछ पार्ट्स बना दिए कि इनसे लेंगे। फिर आप क्या करते हो, हर एक का ग्रुप आपने निकाल लिया, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सबके पास जा रहे हैं तो सेंसस है, कुछ के पास जा रहे हैं तो सैंपल है। अब आप इनके पास गए, चाहे सेंसस हो चाहे सैंपल हो, अब आप कैसे जा रहे हो, आप उनके पास चाहे पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हो या टेलीफोनिक इंटरव्यू ले रहे हो या फिर आप उनको मेल इंटरव्यू ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, फिर आपको डिसाइड करना है। एक बार आपने सैंपल छाट लिया कि उनके पास, तो उनके पास आपने मेल इंटरव्यू लिया, टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया, या आपने सबके पास।
फिर उसके बाद आप चाहे उनको क्वेश्चनायर भेजो, चाहे आप इंटरव्यू शेड्यूल करो, वो अलग अलग चीजें। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है, आपको कोई डेटा कलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप सेंसस मेथड फॉलो करोगे कि सैंपल करोगे। आपने डिसाइड कर लिया, सैंपल की साइज भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, सैंपल कितना बड़ा हो, कितने लोग होंगे, वो कर लिया। फिर आप उसके बाद ये डिसाइड करोगे कि आपका मोड क्या होगा। मोड मतलब आप टेलीफोन से पूछोगे उनसे, कि आप पर्सनली जाओगे, कि आप मेल से भेजोगे। फिर उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपने क्वेश्चनायर भेजना है आपको, या फिर आपको इंटरव्यू शेड्यूल से करना है। अगर आपका मेल से है तो वो क्वेश्चनायर ही जा सकता है, इंटरव्यू शेड्यूल तो मेल से तो हो नहीं सकता। हाँ, पर्सनली मिलके या फोन से आप दोनों कर सकते हो। तो पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको सेंसस करना है कि सैंपल करना है। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपका मोड क्या होगा। आप फोन लगाओगे सबको, या आप सबसे मिलोगे, या आप सबको मेल से भेजोगे। फिर आप ये देखोगे कि आपका वो क्वेश्चनायर जाएगा कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है आपका डाटा कलेक्शन का। तो यू हैव टू वर्क लाइक दैट। यहाँ पे भी उस बुक में भी यही बात हो रही है, बुक के अंदर भी यही चीज आ रही है कि हाँ, सेंसस को कंप्लीट इन्यूमरेशन भी बोलते हैं। कंप्लीट इन्यूमरेशन या मेथड ऑफ कंप्लीट इन्यूमरेशन, इसका मतलब कंप्लीट, हर एक से मिल के डाटा कलेक्ट करना। ये सेंसस इतना महंगा होता है ये, बिकॉज हर एक से मिलना आसान नहीं है। अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो आपको बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए हमारे कंट्री में भी सेंसस होता है, हर एक घर में जाता है आदमी, हर एक घर से पूछता है, लेकिन वो 10 साल में एक बार होता है। नॉर्मली इसका ईयर डेकेड के बिगनिंग होता है, 2011, 2021, 2031 ऐसे होता है। अभी तो 2020 तक तो कोरोना चल रहा है, तो अब देखते हैं 21 का सेंसस डिले हो जाएगा या कैसे होगा, क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं सबसे और वो चीजें करते हैं। और अगर हमें नहीं करना है सबसे, तो हम पॉपुलेशन एंड सैंपल, पॉपुलेशन को यूनिवर्स भी बोलते हैं। जैसे मुझे पूरे इंदौर का डाटा चाहिए, तो इंदौर की पॉपुलेशन, इंदौर में जितने लोग हैं उनको पॉपुलेशन बोलेंगे, या उसको हम यूनिवर्स बोलेंगे कि इंदौर सिटी जो है वो हमारा यूनिवर्स। अब इसका डेटा चाहिए तो इसको या तो हम सैंपल में डिवाइड कर दें और लें, या फिर सबसे लें। तो वो आपको वो डिसाइड करना है। वो कैसे डिसाइड होगा, सबसे लें कि सैंपल लें, हमारे पास टाइम कितना है, हम कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, हमारे लिए एक्यूरेसी कितनी है। अगर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए तो सैंपल ले लो, टाइम कम है तो सैंपल ले लो, खर्चा कम करना चाहते हैं तो सैंपल ले लो, है ना। पॉपुलेशन या यूनिवर्स तब लिया जाता है जब अपने पास टाइम ज्यादा हो, पैसे खर्च करने के लिए हो कि खर्च कर सकते हैं, और हमारे को एक्यूरेसी चाहिए, एकदम 100% एक्यूरेसी चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कुछ फैक्ट्रीज के अंदर दवाइयां बनती है, मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन? सपोज कैप्सूल्स बनती है। वो क्या करते हैं, हर बैच की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में क्या होता है, उसको कैप्सूल को पानी में गलाया जाता है ना, डिजोल्व। तो अगर सेंसस करेंगे तो जितना प्रोडक्शन करेंगे सबको टेस्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो बेचेंगे क्या वो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मुझे याद आ रहा है, आपके किचन के अंदर कोई चीज बनती है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बन रही, सब्जी बन रही, तो उसका क्या, थोड़ा सा हिस्सा खा के देखते हैं जो जिसने बनाया। वो पूरी दाल नहीं खा के देखेंगे, वो थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मालूम है कि दाल में जो सारी एक जैसी होगी ना दाल, ऐसा तो ये नहीं कि ऊपर से अलग नीचे ज्यादा मिला लो आप उसको, है ना। तो जहां पे होमोजीनिटी होती है, सैंपल जो पॉपुलेशन है वो एक जैसा है, वहां पे हमेशा सैंपल ठीक रहता है। मुझे चावल की एक बोरी खरीदनी है, तो चावल के अंदर मैं पूरे चावल के एक एक दाने नहीं देखूंगा पूरी बोरी में, तो पता चला साल निकल गए, है ना। हम तो थोड़ा सा दाना देखते हैं और देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ इतना सा ठीक, क्योंकि वो मिक्स होगा ना। एक ऐसा तो है नहीं कि एक ऊपर, हाँ कुछ लोग कर सकते हैं कि ऊपर अलग डाल दिया, नीचे अलग डाल दिया, अलग क्वालिटी डाल दी, वो सब मिक्सिंग करते होंगे। लेकिन अगर रिलायबल है, अच्छे हैं, भरोसे वाले लोग हैं, ब्रांड है, तो एक ही जैसा होगा। तो हम वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा सैंपल देख के देख लेते हैं, हाँ ठीक है चलो डन। तो ऐसे होता है, तो वो सैंपल होता है।
सेंसस कहाँ होगा? जहाँ लाइफ सेविंग होगी। हमने पेस मेकर, आप जानते हैं पेस मेकर एक चीज होती है जिसको दिल की बीमारी होती है उसको पेस मेकर लगता है। पेस मेकर इज जस्ट लाइक अ हार्ट। किसी का दिल में कोई खराबी है तो पेस मेकर से जिंदा रहता है। पेस मेकर अगर जरा सा भी फेल हो गया किसी का भी, एक का भी, तो उसकी जान चली जाएगी जिसको लगाएगा। तो पेस मेकर डिस्ट्रक्ट, देखिए दो तरह की टेस्टिंग होती है। मैं आपको थोड़ा सा बियॉन्ड जा रहा हूँ, बाकी ये समझने में, सेंसस सैंपल समझने में इजी रहेगा। मुझे टेस्ट करना है कि जो चीज बनी है सही बनी कि नहीं। तो टेस्टिंग दो तरह की होती है, एक होती है डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जब हम टेस्ट करते हैं तो वो चीज खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मैंने आपको कैप्सूल्स का एग्जांपल दिया, मैंने खुद देखा कैप्सूल्स का एग्जांपल दिया। आप टैबलेट्स का एग्जांपल देख लो, आप फूड का एग्जांपल देख लो। आप चेक करो टैबलेट को ड्रॉप को पानी में डाल के देखते कितना टाइम डिसॉल्व करने में लगता है। तो जब बॉडी में आदमी कोई टैबलेट खाएगा तो बॉडी में कितना टाइम लगेगा, उसका टाइमिंग होता है। इतने सेकंड में इतनी डिसॉल्व हो जानी चाहिए, इतने मिनट में हो जानी चाहिए। तो जो आदमी खा रहा है उसके बॉडी में जाने के बाद वो कितने टाइम में डिसॉल्व होगी, ये सब वो चेक करते हैं। खाना है, खाना हम बना रहे हैं तो हम खाना बनाएंगे तो खाने को जब चखेंगे तभी होगा ना। जब चखेंगे तो खाना तो गया पेट के अंदर, वो तो अब खत्म हो गया खाना, है ना। तो एवरी फूड आइटम इज समथिंग लाइक दैट। हेलो, हाँ, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्ट करने पे वो चीज खत्म हो जाती है। तो ऐसी सारी चीजों को जिसकी टेस्टिंग डिस्ट्रक्टिव हो, हमेशा सैंपल टेस्टिंग किया जाता है। हम सैंपल लेकर टेस्ट करते हैं। 100% सेंसस टेस्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। सारी दवाइयां जितनी बनी है सबको एक एक टेबलेट को टेस्ट करेंगे, पानी में घोलेंगे तो खत्म ही हो गया। हम कुछ सैंपल उठाएंगे, उसको टेस्ट करके देखेंगे। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में आप सेंसस फॉलो कर सकते हो। सेंसस टेस्टिंग का सारी चीजों को टेस्ट कर सकते हो, एक एक चीज को। जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर हमने बनाया, हमने मोबाइल बनाया, अब मोबाइल चला के देखना है, कंप्यूटर चला के देखना है, क्या दिक्कत क्या है इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक एक कंप्यूटर चला के देख सकते हैं, एक एक मोबाइल चला के देख सकते हैं। आपने देखा होगा कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर ओके का सिंबल लिखा रहता है, या टेस्टेड का एक चिपक लेबल लगा रहता है। क्या मतलब है? इसका मतलब उन्होंने उसको एक एक को चेक किया। तो जहां नॉन डिस्ट्रक्टिव है, फ्रिज है, टीवी है, कैलकुलेटर है, मोबाइल, कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। मुझे टीवी चला के देखना है, उसमें टीवी खराब थोड़ी हो जाएगा उसका चला के, है ना। कंप्यूटर चला के देखना है, रेफ्रिजरेटर है, चला के देख सकता हूँ। इसी ढंग से एक कंपोनेंट मैंने बनाया था जहां के अंदर पेस मेकर है, वो बीमार आदमियों को लगता है जिनको दिल की बीमारी है, उसको हम क्या करेंगे, हर एक पेस मेकर को चेक किया जाता है। क्योंकि एक पेस मेकर भी फेल हो गया तो जिसको लगाएंगे उसकी तो जान चली जाएगी। इसलिए एक एक पेस मेकर को चेक किया। लेकिन दवाइयों में, कैप्सूल्स में, फूड में हम सैंपल तरीका यूज करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए सैंपल यूज करें या सेंसस यूज करें, डिपेंड करता है कि हम टेस्टिंग किस चीज की कर रहे हैं और वो टेस्टिंग जो है डिस्ट्रक्टिव है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव। ये सब कुछ तरीके होते हैं। तो मैं वापस आ रहा हूं इसके ऊपर। तो ये हमारे पास, तो हमको जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या होता है, सारी चीजों को हमको देखना है, जितने लोग हैं, जितना यूनिवर्स है, उसके हिसाब से चीजों को देखना है। सिलेक्ट द मेथड ऑफ स्टडिंग। तो एक बार पॉपुलेशन डिसाइड हो गया, फिर आपको डिसाइड करना है कि सेंसस है। अब देखिए, सैंपल के लिए एक बात कही गई है कि जब भी आप सैंपल निकालें तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब है कि जो यूनिवर्स है जिसका हमने सैंपल लिया है, उस यूनिवर्स की सारी जानकारी उस सैंपल में, वो फीचर जो यूनिवर्स के फीचर्स हैं वो सारे उस सैंपल में आ जाए। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो सेरो सर्वे हुआ दिल्ली में, तो उन्होंने पूरी दिल्ली का एक सैंपल निकाला 16,000 लोग। उनका पर्पस सैंपल निकालने में क्या होगा, जो दिल्ली के अंदर जो लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो क्वालिटीज है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है,
सब चीजों को रिप्रेजेंट करता हुआ सैंपल होना चाहिए। ये सैंपल से इनको मिलके इनको देखकर ये पूरी दिल्ली की बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, मतलब ये यूनिवर्स अगर इतना बड़ा है और सैंपल इतना बड़ा है तो वो सारी क्वालिटीज इस यूनिवर्स की इस सैंपल में आ जाए। अगर उस सैंपल में वो सारी क्वालिटीज आ जाएगी तो जब सैंपल को हम टेस्ट करेंगे, चाहे किसी भी मेथड से करें, सैंपल से करें या सेंसर से करें, वो सब टेस्ट करेंगे तो वो जो टेस्ट करेंगे तो जो क्वालिटी यूनिवर्स की है वो सारी क्वालिटी इसमें आ जाएगी। इसमें आ गई है तो जब टेस्ट करेंगे तो अपने आप वो क्वालिटी पकड़ में आ जाएगी। तो इसलिए सैंपल, ऐसे सैंपल को जो यूनिवर्स को की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट दिखाता है उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालना ही आर्ट है, इट इज नॉट इजी। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकाल सकता है तो वो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है बट स्टिल कोशिश यही होती है कि हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को ही निकाल लें। हम जब सैंपल निकाल रहे हैं उसको कहते हैं ड्राइंग द सैंपल, सैंपल निकालना यूनिवर्स में से। तो जब हम सैंपल को निकाल रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कहाँ कहाँ से किससे लेना है डाटा, तो वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। पूरे यूनिवर्स की क्वालिटीज, जो फीचर्स है पूरे यूनिवर्स में, जो वो ड्रॉबैक्स है, कमियां हैं, वो भी आनी चाहिए सैंपल में। और पूरे यूनिवर्स में जो पॉजिटिव्स हैं वो भी आने चाहिए। तो ऐसा नहीं जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव आए, यूनिवर्स की नेगेटिव भी उस सैंपल में आनी चाहिए और यूनिवर्स की पॉजिटिव तो आनी आनी। दिस इज हाउ इट इज। अभी तक जो मैंने बताया उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। नो सर। Any doubt to anyone? No? Okay. अब हम बात करें कि सैंपल निकालने के हमारे तरीके क्या हो सकते हैं। सैंपल निकालने के हमारे तरीके तो बहुत सारे हैं। एक तरीका इसके अंदर यह है कि रैंडम सैंपलिंग। रैंडम है, नॉन रैंडम है। नॉन रैंडम के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं। ये तो बुक्स में, प्राइवेट बुक्स में तो बहुत सारे मेथड दिए हैं। यहाँ एनसीईआरटी में सिर्फ उनका छोटा सा नाम दिया हुआ है, सैंपलिंग एरर्स, नॉन सैंपलिंग एरर्स, बायस। ओके, ठीक है। रैंडम का मतलब हो गया कि अगर मैं वही वाला दिल्ली वाला एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि अभी एक्चुअल सैंपल हुआ है। ये दिल्ली की पॉपुलेशन है 2 करोड़ की, इसमें से मुझे 16,000 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो 16,000 मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, कहीं से, कहीं से। कोई जरूरी नहीं कि मैं एरिया डिवाइड करके लूं, कहीं से भी ले सकता हूँ। अगर इस एरिया से बहुत ज्यादा सैंपल आ गए हैं तो रैंडम सैंपलिंग की डेफिनेशन तो ये है, वो कहेगा अगर इस एरिया से आ गए हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे इस एरिया से नहीं ले सकते, आप तो यहाँ से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। तो रैंडम सैंपलिंग का मतलब है कि एवरी, इसको कहते हैं प्योर स्टैट्स की लैंग्वेज में, एवरी एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के हर एलिमेंट के लिए हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। उसको चुने जाने का उतना ही चांस है, मौका है जितना दूसरों पे हुआ है। क्यों? क्योंकि दैट इज व्हाट रैंडम, रैंडम में कोई भी आ सकता है। नॉन रैंडम में क्या होता है, हम किसी मेथड से डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई तरीका होता है। कैसे? भाई हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई इस पूरे सैंपल को हिस्सों में बांट दो और जितना डेटा लेना है 4,000 यहाँ से लो, 4,000 यहाँ से लो, 4,000 यहाँ से लो। यहाँ से 4,000 हो गए हैं तो अब यहाँ से नहीं आने चाहिए, इन जगह से आने चाहिए। इसके 4,000 हो गए हैं तो यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। तो दिस इज हाउ इट इज। इसको कहते हैं नॉन रैंडम। रैंडम नहीं है, हमने डिवाइड किया है कि भाई इतना लेना है, इस एरिया से इतना, इससे इतना, हर एक को ऐसा नहीं। रैंडम में तो हम कहीं से भी कुछ भी लेते जाओ, कितनी वाले, तो वो ऐसा रहता है। तो नॉन रैंडम में कोई तरीका होता है निकालने का। अब हम उनकी तरीकों की थोड़ी सी बात करेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स टू कलेक्ट डाटा अंडर नॉन रैंडम। तो वो पॉइंट पे आने से पहले, ओके, ये रहा हमारा रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग का जो बताया, random sampling is one where the individual unit of from the population are selected at random। अचानक रैंडमली सिलेक्ट कर दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि हमको ऐसे ही लेना है या वैसे लेना है। कैसे?
दी गवर्नमेंट वांट्स टू डिटरमाइन इम्पैक्ट, पेट्रोल दाम बढ़ने से गवर्नमेंट देखना चाहती है कैसे एक लोकेलिटी में, तो उसने रैंडमली 30 हाउस होल्ड से बात की, उनका डाटा लिया, लिख दिया। द नेम्स ऑफ ऑल 300 हाउसेज आर रिटन ऑन द पेपर, सबका नाम लिया। फिर ये बता रहे हैं कि उस एरिया जहां से आपको सर्वे करना, वहां पे 300 लोग रहते हैं, उसमें से कोई 30 लोगों से आपको लेना है। तो आपने क्या किया, सबका 300 लोगों का नाम लिख लिया कागज पे, या मकान नंबर लिख लिया, जो भी। और आप अचानक उसमें से कोई भी 30 नंबर छांट लिया, कोई भी 30 नंबर छांट लिया। उसका कोई तरीका नहीं कि यहाँ से मत लो, ऊपर से मत लो, नीचे से मत लो, कहीं से भी छांटते जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। इन रैंडम सैम्पलिंग इन रैंडम सैम्पलिंग एवरी इंडिविजुअल यूनिट, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांसेस सिलेक्शन का। ऊपर वाले एग्जांपल में 300 सैम्पलिंग यूनिट्स, 300, उसमें से सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग माने जितने में से फ्रेम सैंपल लेना है 300 लोगों का, उसके अंदर कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब हुआ कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल दिया इन्होंने कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है। जैसे ये एक ब्लॉक है, इसमें हमको छांटना है पॉपुलेशन। इसमें दो तरह के मकान है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है। 1 2 3 4 5 20 पक्का मकान है और 20 कच्चा मकान है। ठीक है, तो मतलब 50-50% हो गया। तो सैंपल के अंदर भी 50% पक्का आना चाहिए, 50% कच्चा आना चाहिए। तो यहाँ है तो ये रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कच्चा मकान ज्यादा आ रहा है, पक्का कम आ रहा है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है। ठीक है, तो जितना चाहिए उस हिसाब से आना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज। अब हम बात कर रहे हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग में। नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि यू हैव सिलेक्टेड 10 ऑफ 100 हाउस होल्ड है किसी लोकेलिटी में, उसमें से आपको किसी 10 लोगों का डाटा चाहिए, 100 में से 10। तो आपने क्या किया, यू हैव डिसाइडेड विच हाउस होल्ड टू सेलेक्ट, विच टू सेलेक्ट। इट में सिलेक्ट द हाउस होल्ड कन्वीनियंटली से। अब आप इसमें दो तरीके यूज कर सकते हैं कि भाई ऐसा है कि जहां जाना ज्यादा आसान है, जो हमको नजदीक पड़ रहा है, या जहां पे हमको कोई मिल गया, हमने पूछ लिया, सबसे नहीं लिया, तो यहाँ पे बायस आ सकता है। बायस माने आपका झुकाव आ सकता है। आप जहाँ रह रहे हैं आपने अपने नजदीक का एरिया कवर कर लिया। जैसे आप स्कूलों में करते हैं सैंपलिंग, सर्वे करते हैं, तो आप उनसे करते हैं ना जिनको आप जानते हैं, आपके क्लास के फ्रेंड्स हैं, तो उसके अंदर बायस है। बायस किस सेंस में कि आपने वो उनको लिया जो आपको, जो आपकी क्लास के, बाकी तो आपने छोड़ दिया। तो इसके अंदर हर एक को तो चांस नहीं था सिलेक्ट होने का, आपकी क्लास के बच्चों को तो चांस था सिलेक्ट होने का, बाकी को तो नहीं था। तो ये नॉन रैंडम सैंपलिंग है, ये रैंडम नहीं है, नॉन रैंडम। कोई भी सिलेक्ट नहीं हो सकता, कुछ लोग ही सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड जो होता है उसके अंदर सबको इक्वल मौका नहीं होता सेलेक्ट, जो कुछ लोग ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अब ये जो नॉन रैंडम सैंपलिंग है, ये कैसे हो सकती है, जजमेंट पे हो सकती है। हमको लगता है यार ऐसा करते हैं, 5 यहाँ से ले लो, 10 यहाँ से ले लो, 15 यहाँ से ले लो, 8 यहाँ से ले लो, 12 यहाँ से ले लो, बस वो नॉन रैंडम है, जजमेंट लो। पर्पस हम अपने पर्पस के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, उसे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा पर्पस ये है फोटो लेने का। जो लोग तैयार हो रहे हैं उनको हम ले लेना। कन्वीनियंस, जो हमको कन्वीनियंट हो रहा है। कोटा, हमने सबका कोटा बांट दिया, पूरा एरिया है, इसको फिक्स कर दिया कि 25% यहाँ से लेना है, 25% यहाँ से लेना है, 25% यहाँ से लेना है, 25। तो ये कोटा है भाई, 25 के बाद यहाँ से नहीं लेना है। आर नॉन रैंडम, ये सब तरीके नॉन रैंडम सैंपलिंग के हैं। नॉन रैंडम सैंपलिंग थोड़ा सा पॉइंट और है, सैंपलिंग एरर्स एंड नॉन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर माने सैंपल लेने की गलतियां, कंसिस्ट ऑफ दो तरह की इंपॉर्टेंट होती है, रेलेवेंस। अच्छा चलो, खत्म ही हो रहा है फिर ये चैप्टर, थोड़ा ही सब बच रहा है।
सैम्पलिंग एरर, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। द पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैज टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। कोई भी पॉपुलेशन है उसमें वैल्यूज है 1 2 कोई भी नंबर्स है तो उसकी कुछ खास बात होती है। फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी विच में बी मेजर्ड। ओके, ये पॉइंट तो आगे का है। ओके ओके ओके, इसको समझाना पड़ेगा अलग ढंग से। नहीं, ये मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, ये समझाने के बाद समझा पाऊंगा मैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, डिस्पर्जन क्या होता है। ये डिस्पर्जन सेंट्रल टेंडेंसी से इन्होंने इसको कोरिलेट किया है। ठीक बात। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए पहले मेरे से। और मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ असाइनमेंट भेजा था उसका, इकोनॉमिक्स का मैक्रो का। ये बजट लाइन का ये असाइनमेंट मैंने भेजा था और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस दिए थे। इनमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है आपको, ना ही मुझे किसी का, आपका किसी ने मुझे वो सॉल्व करके भेजा है। आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफ द रिस्पॉन्सेस, किसी का नहीं आया। तो आप तो पहले तो मुझे ये भेजिए और किसी में डाउट हो तो पूछ लीजिए मेरे से। मुझे बहुत टाइम लगा बनाने में और मैंने बहुत मन से बनाई ये शीट। हाँ बोलिए। सर आपने अकाउंट्स के भेजे थे ना 2 शीट। ये भी भेजे ना मैंने, ये मैंने दिए। इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू भी हैं और मल्टीपल ऑप्शन वाले भी हैं। आपको एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं और एक आंसर भी सही हो सकता है। इसमें मैंने दे दिया, जैसे है इसके अंदर मैंने 6 ऑप्शन दिए और पूछा है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू तो नॉर्मली 4 का ही आता है, 4 के ही पूछते हैं एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मुझे लगा कि आपको अच्छे से देना चाहिए। कोई दिक्कत जैसे ये है, इसके अंदर 6 क्या जी तक है, 8 है, किसी किसी में 8 ऑप्शन दिए मैंने, 8 में से कोई एक ही ऑप्शन सही है। Just to make sure that you are very clear as to what is to be done. तो ये शीट मैंने नहीं भेजी क्या आप लोगों को? सर वो ऊपर चली गई थी, देख लिया सर। और मुझे किसी का भी मिला ही नहीं रिस्पांस, किसी ने सॉल्व करके नहीं भेजी। तो आप ये मुझे भेजिए पहले, तो फिर आगे की बात होगी। सर हाँ सर, आप उस बजट लाइन जब पढ़ाया था उस दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। मैं एब्सेंट थी। रिकॉर्डिंग का डालता हूँ, रिकॉर्डिंग सब कईयों की डालनी है। ठीक है, मैं करता हूँ। और बताइए, any other doubts that you have? नो डाउट्स तो नथिंग है। आप भेजिए मेरे को क्लास ये शीट्स करके, और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से। फाइन, मैं कर रहा हूँ क्लास को।